नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया है, ये तीनों कॉम्बिनेशन में होते हैं और एज सच कई बारी हो सकता है कि तीनों एक साथ हो और इन नॉर्मल टर्म इनको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो इनके लिए जो आपके तो पेरेंटल गाइड है या स्कूल इंटरवेंशन है, ये एक ही टाइप का है और वो टेक्निक्स ही यूज़ होती हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पेरेंटल गाइड या स्कूल इंटरवेंशन के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ और थॉमस एडिसन की एक स्टोरी है, शायद आपने सुनी भी हो। थॉमस एडिसन जो है ना, एक दिन उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने एक सील्ड एनवलप दिया और बोला अपनी माँ को देना। तो वो घर आए और उन्होंने माँ को दिया। तो और जब माँ पढ़ रही थी तो उन्होंने पूछा क्या लिखा है इसमें। तो थॉमस की माँ ने बोला कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा जो है बहुत जीनियस है और हमारे पास टीचर्स नहीं है इसको ट्रेन करने के लिए, इसलिए आप इसको जो है ना अपने आप ही पढ़ाएं घर पे। तो और ये बात जो है ना थॉमस एडिसन को क्लिक कर गई और उन्होंने जो है ना इन्वेंशन किए इतने बड़े बड़े, थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट उनके नाम पे हैं। और बल्ब, लाइट बल्ब का तो आपको पता ही है जिसका उन्होंने इन्वेंशन किया था। लेकिन हुआ क्या, जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है ना उन्हें वो लेटर मिला। तो उस लेटर में एक्चुअली जब उन्होंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है ना एडल है, लाइक लर्निंग डिफरेंस कह दो या फिर ये मेंटली इल है और हम उसको अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आप उसको जो है ना हम उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, आप उसको अपने घर में ही पढ़ाइए या अपने घर में रखिए, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। ये र्यूमर है कि थॉमस एडिसन को जो है ना डिसलेक्सिया था और जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकाला गया था। लेकिन उनकी माँ ने उनका परसेप्शन चेंज करा और किस तरह से वो जो है ना सेंचुरी के जीनियस बन गए। इसमें ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि डिसलेक्सिया में ना इंटेलिजेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। जस्ट उनके, आप ये कह दो कि सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला जो एरिया है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ थॉमस एडिसन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको लर्निंग डिफरेंसेस थे और लर्निंग में प्रॉब्लम थी, जिसमें है एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, लियोनार्डो दा विंसी हो गए, इसके अलावा आप ग्राहम बेल हो गए, जेम्स डायसन हो गए, आपने नाम सुना होगा रिचर्ड ब्रैनसन का, और टॉम क्रूज, जेमी ओलिवर एंड जेमी ओलिवर आपने नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, वो बहुत फेमस शेफ हैं। तो आप ये सोचिए कि ये सारे को कुछ ना कुछ लर्निंग प्रॉब्लम थी, लेकिन इन सब ने थिंकिंग डिफरेंटली स्ट्रैटेजी अपनाई और उन्होंने अपनी जो स्किल उनकी जो सबसे अच्छी थी उसको एम्पावर किया और उसके सहारे उन्होंने बहुत बहुत जीनियस काम करे और हाई, आप ये कह दो कि सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच पाए या सबसे फेमस बन पाए और बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन कर पाए। तो जो भी है इसमें आप देखो, मोस्टली अब इन्होंने जो है ना स्कूल छोड़ा और उन्होंने सेल्फ लर्निंग करी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करी और जो भी इनके इश्यूज थे उनको ओवरकम किया और अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया। बस ये जानना ज़रूरी है कि वो किस फील्ड में, आपका बच्चा जो है ना उसको किस में इंटरेस्ट है। तो उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो वो बहुत एक्सेल करेगा। अगर वो आप कह दो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उस पर ज़्यादा अटेंशन दीजिए ताकि वो उस पर एक्सेल कर सके। अगर पेरेंटल गाइड की बात करूँ तो पेरेंटल गाइड में आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो यही है कि अगर ऐसा है और स्कूल वाले ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है, तो जो अर्ली डायग्नोसिस है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको डायग्नोसिस के लिए ले जाएं और डॉक्टर से बात करें। उसका जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए और पता चल जाए कि डिसलेक्सिया है, उससे अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है, क्योंकि उससे क्या है ना इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, उनके कई सारे एक्टिविटी और टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को एक्चुअली एक्सेल करने के लिए और कह दो अच्छा करने के लिए। तो अगर ऐसा है कि आपका बच्चा ऐसे डायग्नोज हो जाता है कि इसको डिसलेक्सिया है, तो घर में आप
किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना, आप कह दो मल्टी सेंसरी अप्रोच। किसी भी लर्निंग के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मल्टी सेंसरी हो गया जैसे कि आप 5 सेंसेस होती हैं हमारे, तो उन पांचों सेंसेस में आप जितनी मैक्सिमम सेंसेस को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। तो जैसे आप कह दो जब आप स्कूल में होते हैं, बोर्ड से कुछ नोट डाउन करते हैं, तो आप बेसिकली 3 चीज़ें उसमें 3 सेंसेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप बोर्ड में देखा, आपने रीड किया, फिर उसको लिखा, तो आपका हो गया विजन, फिर आपका हो गया रीडिंग के लिए माउथ, और देन ये हो गया राइटिंग के लिए टच, टैक्टाइल। तो इस तरह से जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है और बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। दूसरा क्या है ना, क्योंकि इनको रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनको जो है ना आप मार्कर्स दे दीजिए। तो मार्कर्स क्या, और हाइलाइटर कह दो। हाइलाइटर क्या है ना कि जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट है जब भी वो पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट करते रहें। तो उसको क्या है ना कि उनकी क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनको अंडरस्टैंड करना वर्ड को मुश्किल होता है। तो जब वो हाईलाइट कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको क्लियरली कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उस पर आप अलग से जो है ना उनको टीच कर सकते हैं और अलग से उसको डिफरेंट तरीकों से वो वर्ड्स को सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि रीड आउट लाउड है। अभी तो बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप वर्ड में देखो और किसी में देखो, तो टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर हो सकता है कि वैसे रीड करने में प्रॉब्लम है लेकिन वो सुन के अच्छा कर सकते हैं, तो आप उनकी बुक्स को ऑडियो बुक या ऐसे वर्ड में, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी में अवेलेबल है तो आप उसमें टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं, तो वो सुन के और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि कलर कोडेड फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं। कलर कोडेड फ्लैश कार्ड हो गए कि जैसे कुछ वर्ड्स में जिनमें प्रॉब्लम है उनको लिख लिया और उनको जो है ना बाद में कवर किया, फिर उनको रिपीट करना है कई बार। तो जैसे हो गया रेड हो गए जो बिल्कुल भी ग्रैब नहीं हुए हैं, फिर ऑरेंज हो गए जो कुछ कुछ समझ आ रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ग्रीन हो गए जिनको बिल्कुल समझ गए। तो इस तरह से आप करके उनको धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे ये प्रोसेस कर सकते हैं। लिए ना कई लोग कई कलर की ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा भी पाया गया है कि जो बच्चे डिस्लेक्सिक होते हैं ना उनको ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो आप और राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती, तो आप अगर कलर्ड कॉपी उनके लिए लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कौन सा कलर में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखा है मैंने कि पिंक और येलो मोस्टली यूज़ करी जाती है, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, डिपेंड करता है आपके बच्चे को कैसा कलर। तो उसके लिए अगर मान लो आपके पास कलर्ड कॉपी नहीं है या पेजेस नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कलर ट्रांसपेरेंसीज मिलती हैं, तो रीडिंग के लिए वो बहुत अच्छा है कि आप बुक के ऊपर उनको रख दीजिए। और ये तो मेरे पास तो डिफरेंट कलर के पेपर हैं, डिफरेंट कलर का पेपर भी यूज़ करे जा सकते हैं, लेकिन इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उनको अगर आप बुक के ऊपर रख दें तो वो जो है ना वाइट से जो कलर चेंज करते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और ज़्यादा अच्छे से उनको हेल्प मिलती है रीडिंग में। तो ये है। दूसरा क्या है कि आप रीडिंग कार्ड यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग कार्ड होता है जैसे कि क्या होता है कि जब बहुत सारे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं तो बच्चे को वो वर्ड्स देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके आगे वो वर्ड्स जैसे डांस करने लगते हैं, आप समझ लो, तो उनको वो इस तरह से समझ नहीं आता है। तो आप रीडिंग कार्ड है ये, तो इसमें क्या है रीडिंग कार्ड में कि आप इसको रख दीजिए, ये एक्चुअली सिर्फ एक लाइन कवर करने के लिए है, तो आप बाकी ऊपर की नीचे की लाइन जो है ना हाइड कर देते हैं और इसको स्लोली स्लोली मूव करके एक एक लाइन को रीड करना और इसी के साथ हाईलाइट करते जाएं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत इफेक्टिव है, मैं खुद स्कूल में यूज़ करती हूँ। मैंने देखा है कि डिसलेक्सिया जिनको होता है उनको बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में। एक बार इनको रीड करने की आदत पड़ जाती है फिर तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये हेल्प करता है। तो बेसिकली आप इसको घर में बना सकते हैं, ये मैंने खुद घर में ही बनाया है। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एक कार्ड ले लीजिए, ये तो मैंने सिर्फ एक पेपर को फोल्ड करके जो है ना
ग्लू किया हुआ है, लेकिन आप इस तरह से आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में या क्या साइज है लेटर्स का, उस साइज का ये कट आप बना दीजिए और उसी हिसाब से उसको यूज करिए। और अगेन ये कलर डिपेंड करता है कि वो जो है ना कौन सा कलर उनको ज़्यादा सूट करता है, जो कौन सा कलर में वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग के लिए आप कह दो, राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना डिफरेंट तरीके से आप करा सकते हैं। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक तो है ही जो आप ले सकते हैं, इसके अलावा उनको डिफरेंट टेक्सचर में हैंड राइटिंग कराते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। जैसे हो गया सैंड में लिखना, या आपके तो घर में सैंड नहीं है तो आटा है ना आपके पास, आटा थाली में डाल दीजिए और उस पर लिखवाइए वर्ड्स एंड लेटर्स, वो हो गया। दूसरा हो गया क्ले मॉडलिंग, और क्ले में भी ये वो लेटर्स क्ले से बनाना। टेक्सचर्ड जो पेपर आते हैं ना वो भी यूज़ करे जा सकते हैं लिखने के लिए, क्योंकि शायद उसमें उनको ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा उनकी जो मोटर स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कराने के लिए आप ड्राइंग, कलरिंग, पजल एंड ऑल दोज थिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। मूवमेंट जो रहता है फाइन मोटर मूवमेंट, तो मोटर मूवमेंट को इम्प्रूव कराने के लिए आप डिफरेंट टेक्सचर में डिफरेंट तरीके से उनको लिखने के लिए देते हैं। आपके पास वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड पे मार्कर से लिखने को दीजिए, जो भी है, मतलब जितनी वैरायटी के आप जो है ना टेक्टाइल टूल्स यूज़ करेंगे उतनी अच्छा उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है राइटिंग में। दूसरा मैथ्स के लिए आप कह दो कि ब्लॉक, पजल, बिंगो गेम, ये सारे जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आप कह दो सिंपल तरीके से आप मैथ समझाएंगे उतना ही अच्छा है। तो आप एक ऑरेंज ले लीजिए, उसके पार्ट कर दीजिए, फिर उसका 1/3, 1/4, 1/2, 1/3 ऐसे करके इसका पूरा आप समझा सकते हैं चीज़ों को रख के सामने, और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन से उनको लर्निंग ज़्यादा अच्छी से आती है। तो इसके अलावा रीडिंग सपोर्ट जो स्ट्रिप्स आती हैं, आजकल तो बहुत सारे डिजिटल टूल आने लग गए हैं। जैसे एक स्ट्रिप आती, कलर्ड स्ट्रिप सी आती है, बस वो उसको क्या ना फिंगर में फंसाती है और वो ऐसे करके बेसिकली वो भी काम कार्ड का ही करती है। तो वो क्या होता है, कलर होता है, वो तो वर्ड्स के ऊपर रखते हुए चले जाते हैं, पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि उनको जो है ना स्लो रिटेंशन भी है और मेमोरी भी वो जल्दी भूल भी जाते हैं। तो जितना विजुअल एक्सरसाइज कराएंगे उतना ही उनकी विजुअल प्रोसेसिंग बढ़ेगी। तो आप जैसे कह दो कि विजुअल मेमोरी होती है वो ज़्यादा अच्छे टाइम तक रहती है, ज़्यादा लॉन्गर टाइम रहता है उसका। तो इसके लिए आपको है ना जैसे कुछ इमेज को दिखा के उसको समझाना, या इमेज का जो जैसे हो गया ना कि आप जैसे बोलो, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ काऊ बोलेंगे तो शायद वो जो है ना दिमाग में नहीं रहे। एक ये है कि आप उसको विजुअली एक कार्ड में दिखाएं ये काऊ है, उसके बाद एक्चुअल लाइफ में भी दिखाएं ये काऊ है। तो क्या हो ना, आपने 3 तरीकों से वो विजुअल क्रिएट कर दिया ब्रेन में, तो जिससे उन्हें पता चल गया अच्छा ये जो है ना ये काऊ है। तो इसी तरह से जो वर्ड्स इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं जो भी हैं, तो उनको आप इस तरह से विजुअल तरीके से समझाएंगे इमेज के साथ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। दूसरा होता है कि आप जो है ना स्ट्रक्चर रूटीन दीजिए। स्ट्रक्चर रूटीन होता है कि उनको पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और उससे क्या है ना उनको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिलती है और वो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं उस चीज़ के लिए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मैं सब में बोल रही हूँ, सारे वीडियोस में बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, उनको बहुत इम्पोर्टेंट है उनको जो है ना प्रेज करना, उनकी तारीफ करना, और वो छोटे छोटे जो उनके अचीवमेंट है उनको सेलिब्रेट करना और उनको एक्चुअली बोलना। कई बार ये देखा है कि ना इंडियन पेरेंट्स में वो चीज़ नहीं है कि वो प्रेज नहीं करते अपने बच्चों को। बच्चों को प्रेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उनको प्रेज करना, उनके छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। टीचर से कोलैबोरेट करना है कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, उसमें आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और जो है ना आप सब्जेक्ट वाइज कर दें, जैसे जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस पर स्पेशली घर पे आप जो है ना फोकस करें और वो समझाएं अपने तरीके से। और अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं, तो आप स्पेशल टीचर को फाइंड करिए
जो जो घर पे आके ट्यूशन दे और अच्छे से समझा सके। स्कूल में अगर स्पेशल टीचर है तो बहुत ही अच्छा है, वो खुद ही प्रोग्राम बना लेंगी और आपको भी बता देंगी कि किस तरह से आपको घर में भी करना है। स्कूल इंटरवेंशन की बात करें तो स्कूल इंटरवेंशन में आप यह हो गया कि आप स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आईईपीज बनाए जाए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, तो उनके लिए जो है ना कस्टमाइज लर्निंग प्लान बना दिया जाए। जैसे हो गया कि आप कह दो कि उन बच्चों के लिए एक अलग से क्लास सेपरेट हो, स्पेशल टीचर हो वहाँ पे और उनको रीडिंग में हेल्प करे और रीडिंग राइटिंग इन सब में हेल्प करे, तो ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर कि स्कूल स्पेशल क्लास विद इन स्कूल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो करते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है बच्चों को। अब तो मेन स्ट्रीम में सारे बच्चों को सारे बच्चों का राइट है कि वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए, तो जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं जितने भी, उनको एक्चुअली स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो जो है क्लास में जाके और अच्छे से लर्निंग कर सके। और कई बार क्या होता है ना, टेस्टिंग के बाद अगर लगता है डिसलेक्सिया है तो उनको स्पेलिंग वेवर यहाँ पे दे दिया जाता है। आई डोंट नो कि इंडिया में देते हैं कि नहीं। तो स्पेलिंग वेवर ये है कि उनकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स को मार्क नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, तो वो इग्नोर किया जाएगा बेसिकली। तो उनकी स्पेलिंग्स को इग्नोर कर दें किसी भी सारे सब्जेक्ट्स में। दूसरा हो गया कि उनका जो है ना, कई लोग को यहाँ पे जो है ना रीडर देते हैं कि उनको अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो रीडर जो है ना उनको बोलता है, स्पेशली यूज इन टेस्ट एंड एग्जाम्स, तो वो बोल के उनको क्वेश्चन बोलता है तो वो आंसर करते हैं। कहीं कहीं पे अगर राइटिंग की बहुत प्रॉब्लम है तो उनको भी मिलता है, स्क्राइबर भी मिलता है, जैसे वो राइटिंग के लिए कोई असिस्टेंट मिलता है जो राइट करते हैं। और तो इस तरह के प्रोग्राम स्कूल में कराए जा सकते हैं। उनको कम होमवर्क देना और उन पे गुस्सा नहीं होना अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये मिस्टेक वो कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे हो जाती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है टीचर्स को। स्पेशलाइज्ड रीडिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आप जैसे कह दो बडी या फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, आप उनको उनके साथ बिठाइए और उनको बताइए कि आप इनको रीडिंग में हेल्प करें और उनको समझाएं, क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो वो एक बड़ी सिस्टम करा जा सकता है स्कूल में। स्मॉल ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं और बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है, छोटे छोटे ग्रुप में जो है ना उनको बांटिए। और ये नहीं कि सारे डिसलेक्सिक बच्चों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना है ताकि वो सारे बच्चों के साथ मिलके और अच्छे से सीख सकें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं स्कूल में भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप तो सभी लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ ही करते हैं, तो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच स्कूल में भी यूज़ करी जा सकती है। मॉडिफाइड मैथ्स प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो यूज़ करे जा सकते हैं। और उनकी अलग से क्लास ली जा सकती है उनको समझाने के लिए। एक्स्ट्रा टाइम देना उनको रीडिंग और राइटिंग में, उनको क्लास में रीड करने के लिए मत फोर्स करना, क्योंकि क्लास में रीड करना है और बच्चे हंसते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उनको कभी भी रीडिंग के लिए फोर्स ना करें, उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करें, उनके ऊपर शाउट ना करें, उनको समझने की कोशिश करें। तो टीचर का ये रोल है कि उनको समझे और उसके हिसाब से काम करें, उनको स्मॉल इंस्ट्रक्शन दें। होमवर्क भी अगर दे रहे हैं तो बोर्ड पे लिखे और बोले भी, और उनको जो है ना उनकी डायरी में या कहीं पे उनको नोट करने के लिए भी बोले कि भाई तुम नोट कर लो, क्योंकि वो भूल जाते हैं। तो बेसिकली उनको आप उनको बता दीजिए कि हाँ ये जो होमवर्क है इसको नोट करो, ये तुम्हें करके लाना है कल। तो इस तरह से उनको छोटे इंस्ट्रक्शन दीजिए और उनको बोलिए कि वो लिखें। आप बोर्ड पे भी लिखिए, वैसे भी करिए, या फिर आपके पास कोई टूल है क्या वर्बली होमवर्क बोल सकते हैं, तो जो पेरेंट्स के पास जा सकता है डायरेक्ट, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि इसको याद रखना है, ये होमवर्क है। और इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट को सबको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो जैसे लैंग्वेज वाले जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें जैसे यहाँ पे आयरिश एंड इंग्लिश पढ़ाई जाती है और फ्रेंच, तो उनको जो है ना जो लैंग्वेज से भी वेवर मिल जाता, मतलब वो सिर्फ इंग्लिश करते हैं, आयरिश नहीं करते हैं और फ्रेंच नहीं करते हैं, कोई और लैंग्वेज
वो नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक पे फोकस, क्योंकि इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट हैं तो उसमें ही फोकस किया जाता है, उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो आफ्टर टेस्टिंग ये जो है ना पता चल जाता है कि वो कर सकते कि नहीं कर सकते। इसके बाद उसको उस हिसाब से प्लान बनाया जाता है। दूसरा हो गया कि उनको जो है ना, आप अगर क्लास में एकोमोडेट करते हैं, अगर उनकी रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप उनको लैपटॉप अलाउ कर सकते हैं कि वो अपना जो है ना जो राइटिंग है या जो होमवर्क है वो सब लैपटॉप के थ्रू सबमिट कर दे। उसमें क्या है ना, एक तो वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली स्पेलिंग करेक्ट कर देता है तो वो उनको इजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि उसमें शायद उनको टाइपिंग में ज़्यादा इजी हो कुछ भी करना कंपेयर टू द राइटिंग। अगर राइटिंग इशू है तो हाथ से लिखना मुश्किल होता है तो टाइप करके वो आंसर कर सकते हैं। और हम ये टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ यूज़ करते हैं आयरलैंड में। तो बेटर है कि अगर स्पेशल स्कूल है या मेन स्ट्रीम स्कूल है, उस भी स्पेशल क्लास है, उसका अरेंजमेंट है, स्पेशल टीचर्स हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट किया जा सकता है। और सारी टीचर्स को एक्चुअली इन्फॉर्म करना है, उनको अवेयर कराना है कि ये बच्चे हैं तो इनके साथ इनको कैसे यूज़, मतलब कि इनका क्या प्लान है और उनके लिए क्या क्या आप क्लास में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के पास अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो स्पेशल टीचर का, जैसे आप टीचर्स ट्रेनिंग करा दीजिए, सीपीटी करा दीजिए और उनको ये सारे पॉइंट्स बता दीजिए कि इस तरह से इन बच्चों को और अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। भाई एज ए टीचर हमारा क्या गोल है? हमारा गोल तो यही है ना कि बच्चे जो है ना अपने फील्ड में एक्सेल करें, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझें और उसे अच्छे से रिप्लाई कर सकें टेस्ट और एग्जाम में। तो वो जो गोल है वो कैसे अचीव किया जा सकता है जब तक बच्चे समझेंगे नहीं। तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट में भी आप, टेस्ट और एग्ज़ाम में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनको थोड़े से इजी क्वेश्चन दे सकते हैं, थोड़ा इजी जो है ना टेस्ट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी करी जा सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।